हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर वर्ष 2040 तक होगा विलुप्त। यहाँ याद करने वाली बात यह है कि याला ग्लेशियर कहाँ पर है? नेपाल में। ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को मिला वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान। आईआईटी मद्रास और केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किया सहयोग। भारत फ्रांसीसी तोप प्रणाली ट्राजन 155 को आर्मेनिया को किया जाएगा निर्यात। भारत सरकार ने की विमान सौदों को बढ़ावा देने के लिए केप टाउन कन्वेंशन को मंजूरी देने की घोषणा। आप यहाँ पर याद कर लीजिए, केप टाउन कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये विमान सौदों से जुड़ा हुआ है, विमान वायु रक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है। अभी आगे आप इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। केंद्र सरकार ने मनाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 128वें जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रारंभ की दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अफ्रीकी देश तंजानिया ने की मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि। आइए दोस्तों सबका इसमें जो अभी आप पढ़ें उसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हुई वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाली है जो याला ग्लेशियर। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है। एक और है ग्लेशियर दागू ग्लेशियर जो कि चाइना में है। ये भी लगभग विलुप्त होने वाली है 2040-50 तक। तो इन दोनों का नाम याद रखिए। दागू ग्लेशियर कहाँ है? चाइना में है। और याला ग्लेशियर कहाँ है? नेपाल में। ठीक है। और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से ये जो है संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2040-50 तक ये सब विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और इसकी जो है घोषणा कौन करता है कि किस वर्ष को किस रूप में मनाया जाएगा? तो यूएन करता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में नामित किया है। और 21 मार्च 2025 से पहली बार ग्लेशियर दिवस मनाया जाएगा। और हर साल ग्लेशियर दिवस 21 मार्च को मनाया जाएगा। ग्लेशियर से हमें मीठा पानी जो कि नदियों में आता है, तो मीठा पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ग्लेशियर है। यहाँ पर हमने उसको ऐड कर दिया है, जो कि ग्लेशियर के बारे में 2025 का जो यूएन ने घोषणा की है उसके बारे में आपको बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के पहले एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष एजेंसी ने किया है दोस्तों? स्पेस फील्ड ने। सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? ऑपरेशन चक्र। अगर पूछता है ऑपरेशन चक्र किसने चलाया है तो सीबीआई ने। पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन किसने किया? विशाखापत्तनम में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चैनेलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाले शीर्ष देश कौन है दोस्तों? तो शीर्ष पर इंडिया है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान। ये दोस्तों जो एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर है ये एक इंडेक्स बनाती है और ये देखती है कि जो विकासशील देश है इनको ही शामिल किया जाता है। तो विकासशील देशों में किस देश की सरकार पर, किस देश की एनजीओज पर, व्यवसाय पर और मीडिया पर ट्रस्ट किया जा सकता है, और इसी के हिसाब से रैंकिंग करती है। तो इसमें इसने चीन को देख लीजिए, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। चीन की मीडिया और सरकार पर इनको बहुत ज्यादा भरोसा है इस रिपोर्ट को। मतलब चीन की न मीडिया स्वतंत्र है और सरकार वहां की तानाशाही है, लोकतंत्र नहीं है, तभी उसको फर्स्ट पे रखा गया है। इंडोनेशिया को, भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। जापान को इसने न्यूनतम स्थान दिया है। ठीक है, कुछ यहाँ पर और इंडिया की रैंकिंग है, देख लीजिए। जो है जेंडर इन इक्वलिटी, देखिए एक पूछता है जेंडर गैप और पूछता है जेंडर इन इक्वलिटी, तो दोनों को याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जेंडर इन इक्वलिटी में 108वें नंबर पर है, जेंडर गैप में 129वें नंबर पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां नंबर, 93वें नंबर पर करप्शन में है। रूल ऑफ लॉ में 79वां 79th नंबर। ठीक है, स्टार्टअप में 3rd नंबर है और एशिया पावर इंडेक्स में 3रे नंबर पर है। यहाँ पर एक और इंडेक्स ऐड कर लीजिए, फायर पावर नहीं दिया हुआ, तो फायर पावर में 4थे नंबर पर है। ठीक, एचडीआई में 134वें रैंक मिली है, साइबर में 10th रैंक है, हंगर इंडेक्स में 105वीं रैंक और इंटरनेट शटडाउन में 1st रैंक पर इंडिया है। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम तीनों देशों के नाम याद कर लीजिए। इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा
इनकी मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन सद्भाव। लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किसने है, तो सुशील कुमार शिंदे से है। भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो चाइना को। भारतीय मेल टीम और भारतीय फीमेल टीम ने दोनों ने किसको हराया, चाइना को। ठीक है। अभी हाल ही में खो खो खेल हुआ था दोस्तों, तो जो है विश्व खो खो इसमें जो है इंडिया ने हराया है मेल और फीमेल। इंडियन मेल टीम और इंडियन फीमेल टीम दोनों विजेता रही हैं, और नेपाली मेल और नेपाली फीमेल दोनों टीमें क्या रही हैं, उप विजेता। मतलब नेपाल उप विजेता रहा है और इंडिया विजेता रहा है। ठीक है। कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली केडी जाधव स्टेडियम में हुआ था। दिल्ली में केडी जाधव स्टेडियम में खेल हुआ था। बात करेंगे खो खो में खिलाड़ियों की, तो 9 खिलाड़ी एक एक टीम में होते हैं, 9 खिलाड़ी। ठीक है। जैसे क्रिकेट में 11 होते हैं, ऐसे इसमें 9 होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री किसको चुना गया है दोस्तों, आतिशी मारलेना को। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 में किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, टीसीएस को। तीसरा स्थान इन्फोसिस को मिला है, टीसीएस को दूसरा स्थान मिला है। आयरलैंड की एक कंपनी है एक्सेंचर, इसको मिला है दोस्तों फर्स्ट स्थान। ठीक है। आयरलैंड की राजधानी है इब्लिन। क्या है, इब्लिन। ठीक है, डबलिन है। और पीएम कौन है, साइमन हैरिस। पीएम कौन है आयरलैंड के, साइमन हैरिस। और जो है यहाँ पर टीसीएस की बात हो रही है, तो 1992 में जो रतन टाटा हाल ही में दिवंगत हो गए, इनको 1992 में टीसीएस या टाटा ग्रुप का कहा जाएगा चेयरमैन इनको नियुक्त किया गया था। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इस समय टीसीएस के चेयरमैन कौन है, नोएल टाटा, इनके सौतेले भाई। ठीक है। पेजर विस्फोट हाल ही में, मतलब अगर पूछ ले कि पेजर विस्फोट कहाँ हो रहे थे, लेबनान में। MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों, 6th रैंक है। LCA तेजस लड़ाकू विमान को लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है दोस्तों, मोहना सिंह। ठीक है, नाम याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए विश्व का पहला देश घोषित कर दिया है, जॉर्डन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किससे सहयोग किया है दोस्तों, आईआईटी मद्रास और केंद्र सरकार जो है मिलकर एक ऐसा सूक्ष्म जो है प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाना चाहती हैं। जो है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब ही हो गया जो सूक्ष्म जीवों द्वारा विकसित हो सके। ठीक है। जो भी हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे बाजार से हम लोग सब्जी वगैरह लाते हैं और खाद्य की चीजें बहुत ज्यादा पैकेजिंग में इस समय चल रही हैं, तो वो सब प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उनको आप जमीन में दब जाए या समुद्र में फेंक दें या कहीं भी, वो मतलब उनको जीवाणु हटा नहीं सकते हैं, वो प्रदूषण बना ही रहेगा आपके पर्यावरण में। ठीक है। तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को बनाने में आईआईटी मद्रास आगे आ रहा है, जो है केंद्रीय गवर्नमेंट के साथ में। किसे वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, अमरप्रीत सिंह को। नेवी का हेड कौन है, दिनेश त्रिपाठी जी। और आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी जी। भारत का तीसरा स्वदेशी दबाव युक्त भारी जल परमाणु रिएक्टर कहाँ प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, रावत भाटा, राजस्थान में। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, यूएसए के साथ। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है, लापता लेडीज को। और इसकी जो है डायरेक्टर कौन रह चुकी हैं दोस्तों, तो आमिर खान की पत्नी किरण राव। हाल ही में चर्चा में रहे तो प्रणाली ट्राजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया दोस्तों, फ्रांस के सहयोग से विकसित किया। भारत में इसका निर्माण कौन करता है, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है। ये आर्मेनिया को एक्सपोर्ट की जाएगी। एरेवन जो आर्मेनिया की राजधानी है, वो नाम याद रखिए, एरेवन। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि आर्मेनिया कई बार से मतलब हमसे कई जो है युद्ध क्षेत्र में कई सारे उपकरण ले रहा है भारत से लगातार एक्सपोर्ट कर, मतलब आर्मेनिया को हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की राजधानी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट देश बन जाता है, तो राजधानी पूछी जा सकती है। ठीक है। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी बात हो रही है, तो फिलीपींस को हम लोग एक्सपोर्ट कर चुके हैं, इंडोनेशिया को भी एक्सपोर्ट करेंगे। इस पे बात पक्की हो गई है। जब 26 जनवरी को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहाँ पर आएंगे, तब ये डील को फाइनल किया जाएगा, मतलब साइन हो जाएगी। ठीक है। और अभी वियतनाम और कई नॉर्थ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो सब भी इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो आगे देखते हैं किसको किसको एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित 7वीं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी दर भारत में कितनी है, 3.2%।
भारत के पहले CO2 से मेथनॉल बनाने के लिए जो पायलट प्लांट है, ये आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र में CO2 से मेथनॉल बनाया जाएगा। 32वें एकलव्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है दोस्तों? प्रत्याशा रे को। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 3rd है। और अगर पूछेगा फायर पावर इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है, तो भारत की रैंकिंग है 4th। हाल ही में चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है दोस्तों? विमान क्षेत्र से है। ठीक है, विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए एक केप टाउन में एक बैठक हुई, साउथ अफ्रीका केप टाउन में। ठीक है, एक बैठक होती है 2001 में और इसको साइन किया जाता है, कुछ नियम बनाए जाते हैं जो विमान क्षेत्र के हितों के संरक्षण के लिए होता है। भारत इस जो कन्वेंशन है इसको ज्वाइन करता है 2008 में, और अपने यहाँ पर 2024 में कुछ विमान हितों के लिए, विमान हितों के संरक्षण के लिए 2024 में एक लॉ लेकर आता है अपने संसद में और उसको पास करवाता है। ठीक है, लेकिन भारत ने इसको कब ज्वाइन किया? केप टाउन कन्वेंशन को 2008 में, और केप टाउन कन्वेंशन कब लागू हुआ था? 2001 में। तो ये दोनों वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट एक्ट दिए गए हैं कि कब भारत के संविधान में संशोधन किया गया है दोस्तों। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 में हुआ। जो है इसमें क्या हुआ कि अनुसूची 9 जोड़ दी गई भारत के संविधान संशोधन में, और कहा गया कि अनुसूची 9 में जो भी जो है विषय डाल दिया जाएगा उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज नहीं कर सकता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर डाल दिया गया कोई भी एक्ट बना के, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा, उसको बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से एक पावर छीन ली गई थी। 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये आया 1971 में। इसमें दोस्तों जो प्रिवी पर्स था उसको खत्म कर दिया गया। प्रिवी पर्स था क्या? जो राजा महाराजा थे उनको पहले जब साइन करवाया गया कि आप जो है भारत देश में ही रहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको क्या मिलेगा भारत में रह के, तो उनको कहा गया कि आपको एक हाई पेंशन दी जाएगी, आप मतलब सब कुछ आपका राजमहल, जमीन जायदाद सब सुरक्षित रहेगी, बस आप यहाँ पर बने रहिए, भारत में शामिल हो जाइए और आपको एक हाई पेंशन भी दी जाएगी। तो प्रिवी पर्सन में यही सब जो सुविधाएं उन लोगों को दी गई थी, यही सब छीन ली गई। ठीक है, कब? 26वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 द्वारा। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, हम देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को CA ना कहकर CA कह दिया करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो है जो भाग है, भारत के संविधान में 22 भाग हैं, तो भाग 4A के अंतर्गत इसमें क्या जोड़ दिया गया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का जो पहली संपत्ति का अधिकार था वो जो है मूल अधिकार के रूप में आता था, उसको क्या कर दिया गया दोस्तों? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और 300A आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 10 जोड़ी गई। ठीक है, भारतीय संविधान में, और ये किससे जुड़ी हुई है? तो ये जो है दल बदल विरोधी कानून है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जो है आपके अनुसूची 8 में जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा क्या हुआ दोस्तों? जो अनुसूचित 11 है उसको जोड़ा गया। और 74वां संविधान संशोधन यहाँ पर डाल लीजिए, वो जो है उसमें अनुसूची 12 को जोड़ा गया भारतीय संविधान में। 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो इसमें दोस्तों जो ST का है, पहले SC और ST का एक मिला हुआ जो है मिली हुई काउंसिल थी, उसको क्या कर दिया गया? ST को अलग कर दिया गया और SC को अलग कर दिया गया। तो ST के लिए काउंसिल कब बनाई गई दोस्तों? 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में। 91वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कितने मंत्री रहेंगे इसको तय किया गया, और कहा गया कि जो पूरे मतलब जैसे आपके विधानसभा क्षेत्र में हो, विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 15% ही मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको जो सुविधा है पढ़ने लिखने की कौन देगी? सरकार देगी। ये एक्ट लाया गया। 101वें संविधान संशोधन द्वारा 200 GST को शामिल किया गया भारतीय संविधान में। 103वें संविधान संशोधन द्वारा EWS को 10% आरक्षण दिया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC ST जो आरक्षण मिल रहा है उनको 10% 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। 106वें संविधान संशोधन द्वारा नारी शक्ति अधिनियम लाया गया, जिसमें महिलाओं को 33% भागीदारी लगभग दी जाएगी मतलब राजनीतिक क्षेत्र में। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम कौन रही है? इंडिया A।
भारतीय नौसेना नाविक सागर परिक्रमा अभियान का दूसरा संस्करण कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? गोवा में। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को सबसे पहले किसने अपनाया? महाराष्ट्र ने। माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन है? तेगबीर सिंह। हाल ही में केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है दोस्तों। कब होती है? 22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था और बाद में 2021-22 में जब मिशन शक्ति शुरू किया गया तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मिशन शक्ति में ही विलय कर दिया गया। ठीक है, ये चलाया गया था महिलाओं की मजबूती और महिलाओं को मजबूत करने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर 181 इसी में शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। उज्ज्वला 1 मई 2016 को शुरू किया गया। संसद आदर्श ग्राम के लिए जो है ये 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जीएसटी भवन का उद्घाटन किया? उदयपुर राजस्थान में। उदयपुर नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजस्थान तो याद ही रहेगा। अगर पूछा जाए कि इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक कहाँ हुई तो जैसलमेर में हुई, ठीक है। और जीएसटी भवन का उद्घाटन देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जीएसटी भवन का उद्घाटन किसने किया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। कहाँ पर किया है? उदयपुर में। और जीएसटी काउंसिल की बैठक पूछेगा तो जैसलमेर राजस्थान में हुआ है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों की घोषणा की है? 12, इसमें से 2 उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक। मनु भाकर शूटिंग रेंज कहाँ पर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। रिलायंस समूह ने कौन सा एआई सूट लॉन्च किया है? ब्रेन नाम से। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस से दोस्तों। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। 1939 में भी ये जो है गांधी जी ने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया, उनको हरा दिया और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो इससे क्या हुआ? गांधी जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि ये सीतारामैया नहीं हारे हैं, मैं हार गया हूँ। और बिल्कुल जो है बेहोशी की हालत में ही थे, समझ लीजिए। तो क्या हुआ? इन सब चीजों से जब बवाल शुरू हुआ कांग्रेस के अंदर तो इसे दुखी होकर और सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी अध्यक्ष की पदवी त्याग दी और उन्होंने कांग्रेस को रिजाइन कर दिया। त्रिपुरी अधिवेशन उसी के लिए जाना जाता है, त्रिपुरी संकट आपने नाम सुने होंगे। और उन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, ठीक है। 1939 में जब इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन किया तो उसके बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है, और अपनी पार्टी को, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश की। राष्ट्रपिता गांधी जी को किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही कहा था, ठीक है। 128वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है इस बार, ये याद रखिएगा। और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ये 2021 से शुरुआत की गई पराक्रम दिवस मनाने की, ठीक है। पीएम मोदी ने बधवन बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ पर किया? आधारशिला कहाँ पर रखा? महाराष्ट्र में। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा मेडल जीता था दोस्तों? गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा ने। पहला गोल्ड मेडल इन्होंने ही जीता था। नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स और नासा मिलकर इसको लाएंगे। पीएम मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। हाल ही में आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? केरला सरकार ने किया है। वहां के जो सीएम है पिनरई विजयन है, ठीक है। ये आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली है दोस्तों। चेतावनी प्रणाली, जब कोई आपदा आनी होगी तो इससे जो है पहले से ही पता चल जाएगा। एक ये तो नाम है इसका कवचम। एक कवच नाम की प्रणाली है, वो जो है ट्रेनों में लगाई जाती है जिससे ट्रेनों के टक्कर को रोका जा सके। जब ट्रेन कोई उधर से आ रही होती है, इधर से सेम पटरी पे या कुछ ऐसा मामला होता है तो एक कवचम जो है ट्रेन में कुछ इंडिकेट कर देता है जिससे पता चल जाता है कि ये सेम ट्रैक पर कुछ प्रॉब्लम है। वर्ष 2024 में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अलेक्जेंडर डन को। भारत कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास काचिंद 2024 कहाँ हुआ है दोस्तों? ये उत्तराखंड में हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आरती शरीन। क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? मेक्सिको के। हाल ही में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने वाले दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है दोस्तों? तो विष्णुदेव सहाय वहां के जो है सीएम है छत्तीसगढ़ के। और भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए इसको शुरू किया गया है। 10,000 रुपए इसमें सालाना इनको दिया जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम देख लीजिए। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। निजुत मोइना असम में शुरू की गई है। लाडली मध्य प्रदेश में। मैया सम्मान झारखंड में। पर्यटन श्री
मध्य प्रदेश में मंगला पशु, राजस्थान में सुभद्रा, उड़ीसा में और लाभ योजना उड़ीसा में, निश्चय योजना पंजाब में ड्रग तस्करों को रोकने के लिए शुरू किया गया है। लू हीट वेव को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा कहाँ पर शुरू की गई है दोस्तों? तो कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? अरोड़ा नदी के कारण। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने किसे हराकर साफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों बांग्लादेश को हराकर। ठीक है, किसको हराया भारतीय टीम ने? बांग्लादेश को। इसी के साथ क्लास दोस्तों समाप्त होती है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।